मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं कि आप सब हमारे साथ जुड़े और हमारा उत्साह बढ़ा रहे। थैंक यू। धन्यवाद सर। आपने जिन शब्दों के साथ में हमारे समस्त अतिथियों का स्वागत किया, हमारे अतिथि हमारे लिए बहुत ही अधिक मूल्यवान हैं और हम शब्दों से नहीं कह सकते हैं। आपका स्वागत, शायद शब्द हमारे लिए कम पड़ जाएंगे। मैं वेबिनार के आयोजन को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुरेंद्र पाठक सर को। आप IASE मान्य विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद को सुशोभित करते हैं। साथ ही गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में गांधी शांति अहिंसा केंद्र में अतिथि प्रोफेसर के रूप में अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मूल्य शिक्षा के अध्ययन, अध्यापन और शोध में आपका विशेष लंबा अनुभव है और आज आपको सुनना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। मैं सर के बारे में बताना चाहूंगी कि आप लंबे समय तक माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र का और मूल्य शिक्षा के क्षेत्र का आपका बहुत ही लंबा अनुभव है जीवन का। विशेष करके आपका जो स्वभाव है बहुत ही सहज, सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं आप, और आपकी गरिमामय विद्वता से पूर्ण जो आज का आपका उद्बोधन रहेगा, आपके शब्दों से हम लोग लाभान्वित होंगे। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ सर कि आप आकर के हमें अपना वक्तव्य प्रदान करें। आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र पाठक सर। सभी को नमस्कार। नमस्ते सर, स्वागत। आदरणीय संजीव कालिया जी, प्रेसिडेंट माधव विश्वविद्यालय, और डॉक्टर विदुषी, डीन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, देवेंद्र मुजालदा जी, अध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, आज का जो हमारा विषय है मानव मूल्यों से प्रकाशित जीवन, इसको लेकर बात करना है। मैं आपके विश्वविद्यालय में आता रहा हूं, पहले भी मैंने कुछ वेबिनार में भी पार्टिसिपेशन किया था, अपना वक्तव्य दिया था, रिसर्च को लेकर था, मुझे ऐसा याद है लास्ट जो वेबिनार था। तो यदि हम मूल्य शिक्षा को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमको ये स्पष्ट होता है कि हमारी जो सनातन परंपरा है, जिसको हम लोग वैदिक परंपरा भी बोलते हैं, तो वैदिक परंपरा के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं ज्ञान, दूसरा हिस्सा है जिसको उपासना कहते हैं, और तीसरा हिस्सा कर्म कहते हैं। इसी को यदि हम आधुनिक संदर्भ में देखें तो जो ब्लूम का टैक्सोनॉमी है, तो ब्लूम ने 3 हिस्से में टैक्सोनॉमी को क्लासिफाई किया है। उसमें एक है जिसको कह रहे हैं कॉग्निटिव डोमेन, जिसका मतलब ज्ञान है। कॉग्निटिव डोमेन का जो एरिया है वो ज्ञान है। दूसरा है जिसको कह रहे हैं बिहेवियरल डोमेन, जिसको हम उपासना या हम विवेक कह सकते हैं। दूसरा हिस्सा है जिसको हम विवेक कह सकते हैं। विवेक की जब बात आती है तभी मूल्यों की बात शुरू होती है। और जो तीसरा हिस्सा है जिसको हम साइकोमोटर कहते हैं, जो इंजीनियरिंग और जो साइंस टेक्नोलॉजी की जो टैक्सोनॉमी है, उसका संबंध जो है ब्लूम की टैक्सोनॉमी में साइकोमोटर से है। हमारे देश में AICTE जो है वो ब्लूम का टैक्सोनॉमी फॉलो करती है। तो सनातन परंपरा में जो विचार करने का तरीका है, चिंतन करने का जो तरीका है, मनन करने का जो तरीका है, वो भी ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में है। यदि हम भारतीय सनातन परंपरा में यदि 4 वेदों को देखते हैं, तो इसमें से जो ऋग्वेद है उसका संबंध ज्ञान से है, और जो सामवेद है
और अथर्ववेद है, उसमें उपासना की बात आई है। उपासना का मतलब है कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, उसको उपासना कहते हैं। उसके जो निर्देश हैं वो हमको सामवेद में मिलते हैं। और जो यजुर्वेद है वो विज्ञान से संबंधित है, जिसमें आयुर्वेद की भी बात है और बहुत सारे विज्ञानों का वर्णन मिलता है देखने के लिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जीवन को समझने के लिए ज्ञान, विवेक और विज्ञान, इन तीन दृष्टिकोणों से आधुनिक जो लोग हैं उन्होंने भी इसी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है, और जो सनातन परंपरा है उन्होंने भी इसी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। देखते हैं कि जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं, जितने भी एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं जो पूरी दुनिया में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, यदि इन एकेडमिक डिसिप्लिन्स में बेसिक एकेडमिक डिसिप्लिन्स को यदि हम देखने जाते हैं तो पता लगता है कि वो 4-5 डिसिप्लिन्स ही हैं। उसमें से पहला है जिसको हम फिलॉसफी कह रहे हैं, दूसरा मैथमेटिक्स है, तीसरा सोशल साइंस है, और चौथा जो है जिसको हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि चौथा जो है नेचुरल साइंसेस है और पांचवा टेक्नोलॉजी है। इस तरीके से 5 ही बेसिक डिसिप्लिन्स हैं। इन्हीं बेसिक डिसिप्लिन्स को फिर जॉन डेवी ने क्लासिफाई करके लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के रूप में किया है, जिसमें उन्होंने 0 से लेकर 9 कैटेगरी में जो है पूरे एकेडमिक डिसिप्लिन बात की है। इसमें यदि हम देखेंगे कि जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी के मूल रूप से 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, दूसरा हिस्सा है जिसको ऑन्टोलॉजी कह रहे हैं, और तीसरा हिस्सा है जिसको एक्सियोलॉजी कह रहे हैं। ये जो अभी वर्तमान में जो क्लासिफिकेशन है फिलॉसफी के संदर्भ में, उस संदर्भ में मैंने आपके सामने ये 3 बातें रखी। इसको यदि हिंदी में हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि एक है जिसको तत्व मीमांसा कह रहे हैं, दूसरा है ज्ञान मीमांसा है, और तीसरा है जिसको हम लोग मूल्य मीमांसा कहते हैं। हमारा जो संबंध है वो मूल्य मीमांसा के साथ है, जो आज का टॉपिक है आप कॉन्फ्रेंस का। तो जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी ही सोशल साइंस के रूप में आचरण में किस तरीके से उतरती है, उसका जो विस्तार है, उसका जो फैलाव है मानव परंपरा में, उसके रूप में सोशल साइंसेस हैं। और जिनको हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, या जिसको हम नेचुरल साइंसेस कह रहे हैं, कि नेचुरल साइंसेस हमको ये बताती हैं कि जो नेचर है उसका रेगुलर बिहेवियर क्या है। सोशल साइंसेस हमको ये बताती हैं कि मानव का रेगुलर या नियमित आचरण क्या है, नियंत्रित आचरण क्या है। यदि हम इसको समझ पाते हैं तो हम ये कहेंगे कि जो वैल्यू सिस्टम फिलॉसफी आइडेंटिफाई करती है वो सोशल सामाजिक क्षेत्रों में उसकी व्याप्ति होती है, उसको पहचाना जा सकता है, उसको आचरण में देखा जा सकता है। तो ये तो हुई पृष्ठभूमि। अब जिसको हम लोग कह रहे हैं एक्सियोलॉजी, और एक्सियोलॉजी से पहले एपिस्टेमोलॉजी है, क्योंकि जिसको हम वैल्यूज कहते हैं, मूल्य कहते हैं, वो इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं, वो मूल्य ज्ञान गोचर होते हैं। इंद्रिय गोचर जो चीजें होती हैं, जो इंद्रियों से पहचानी जाती हैं, जिनको शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध आदि के रूप में हमारी ज्ञानेंद्रियां पहचानती हैं, उनको तो हम लोग विश्लेषण विधि से उसका अध्ययन कर लेते हैं, और विज्ञान उसका मूल रूप से इंद्रियों के माध्यम से इंद्रिय गोचर वास्तविकताओं का विश्लेषण करके उसका अध्ययन करता है, कराता है। लेकिन जो मूल्य हैं, मूल्य इंद्रिय गोचर नहीं होते। जैसे विश्वास है, वो किसी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा नहीं पहचाना जाता है। विश्वास को हमको पहचानने के लिए ज्ञान गोचर विधि से जाना होता है। और इसीलिए जो एक्सियोलॉजी है, जिसको मूल्य मीमांसा कहते हैं, एक्सियोलॉजी में जिन मूल्यों के स्ट्रक्चर की बात आती है, जिसको हम मूल्य सिस्टम भी कहते हैं, मूल्य व्यवस्था भी कहते हैं, जैसे हमारा संविधान भी एक मूल्य, जिसको कहें कि वैल्यू स्ट्रक्चर है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी जो है एक वैल्यू स्ट्रक्चर होता है।
उसी तरीके से जो मानव का जीना है वो भी एक वैल्यू स्ट्रक्चर है। तो इन वैल्यू स्ट्रक्चर में जो मूल्य हैं वो ज्ञान गोचर विधि से पहचानने में आते हैं, और ज्ञान गोचर विधि से पहचानने के लिए एपिस्टेमोलॉजिकल स्टडीज लगती हैं, और कुछ स्टडीज जिसमें ट्रुथ को पहचानने की बात आती है उसमें ऑन्टोलॉजिकल स्टडीज लगती हैं, और उनके माध्यम से जो मूल्य होते हैं उनकी विवेचनाएं की जाती हैं। और इस तरीके से फिलॉसफी का जो भूमिका है वो कोई भी एकेडमिक डिसिप्लिन को डिफाइन करने में एक बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक हो जाता है। जैसे यदि हम सोशल साइंस की मूल्य सिस्टम की बात करें, जिसको हम सामाजिक मूल्य कहते हैं, मानव मूल्य कहते हैं, जीवन मूल्य कहते हैं, तो हमको उन मूल्यों की परिभाषाएं करना पड़ेगी, उनकी विवेचना करना पड़ेगी, वो आचरण में किस तरीके से पहचाने जा सकते हैं इसको समझना पड़ेगा, और इसके लिए फिर हमको फिलॉसफी में जाना पड़ेगा। और फिलॉसफी क्या करती है? फिलॉसफी जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है, जिनको हम लोग अस्तित्वीय वास्तविकताएं कहते हैं, उनका विश्लेषण करती है, उनका व्याख्या करती है, और उन व्याख्याओं के आधार पे हम मूल्यों का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वह है मूल्यों का स्ट्रक्चर संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था के रूप में मानव परंपरा में व्याप्त होता है। उसके अनुसार मानव आचरण करता है। यदि आचरण कर पाता है तो कहेंगे कि मूल्यनिष्ठ जीवन है, यदि वो आचरण नहीं कर पाता तो मूल्यनिष्ठ जीवन नहीं है। तो इस प्रकार मैंने आपको इसका पृष्ठभूमि इसलिए बताया ताकि आप इसको समझ सकें कि फिलॉसफी कैसे सोशल साइंस के साथ जुड़ी रहती है, या जो कॉग्निटिव डोमेन है वो किस तरीके से बिहेवियरल डोमेन के साथ कनेक्टेड रहता है, या जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं वो ज्ञान किस तरीके से विवेक के रूप में विवेक से संबंधित होता है। तो मैंने ये 3 रेफरेंसेस इसलिए दिए हैं ताकि आप मूल्यों को समझ सकें। मूल्यों को कुछ भौतिकवादी लोग जो है वो इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रिय गोचर विधि से समझाने और व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं, जिसमें सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह, ममता, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम आदि जो मूल्य हैं, इन मूल्यों को ज्ञान गोचर विधि से समझना होता है। लेकिन प्रश्न है कि क्या ज्ञान गोचर विधि को हम आचरण में उसका पहचान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अमरकंटक में एक श्रद्धेय नागराज जी हुए हैं। अभी तो उनका शरीर शांत हो गया है, लेकिन उन्होंने मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के रूप में एक अनुसंधान किया, और उस अनुसंधान में उन्होंने अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में अध्ययन किया, अस्तित्व को सह अस्तित्व रूप में अध्ययन किया। और उन्होंने कहा कि जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है वो व्यापक वस्तु, जिसको हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं, ऐसी व्यापक वस्तु में एक एक वस्तु जो है संप्रक्त है। जैसे हमारी आकाश गंगाएं हैं, हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम जैसे बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके हमारी आकाश गंगा है, जिसको हम लोग मिल्की वे कहते हैं। ऐसी अनंत आकाश गंगाएं हैं जिनको अभी तक मानव जाति जिनकी गणना नहीं कर पाई है, क्रमशः हमको पता लगता है। तो ये सारी जो आकाश गंगाएं हैं, ये जितनी भी प्लेनेटरी बॉडीज हैं, ये सभी एक व्यापक शून्य में स्थित हैं, यानी जिसको हम कहें कि शून्य रूपी जो ब्रह्म है उसमें क्रियाशील प्रकृति उसमें संप्रक्त है। इस तरीके से सत्ता के रूप में व्यापक शून्य है। सत्ता का मतलब होता है जो जिसका आश्रय होता है वही उसकी सत्ता होती है। तो हमारी आकाश गंगा का जो आश्रय स्थली क्या है? तो व्यापक शून्य है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम का जिसको कहें कि सत्ता क्या है, जिसमें सोलर सिस्टम हमारा आश्रित है, तो वो व्यापक शून्य है। तो शून्य में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में पूरा अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में, ऐसा श्रद्धेय नागराज जी ने जो है उसका व्याख्या किया। और इसके बाद उन्होंने जो व्यापक वस्तु है उसकी लाक्षणिकता के आधार पर ज्ञान नाम की वास्तविकता को प्रतिपादित किया, और उन्होंने अनुभव दर्शन, व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन और अभ्यास दर्शन ऐसे 4 दर्शन लिखे। और इन 4 दर्शन को जब आचरण में ले जाते हैं उसके लिए उन्होंने व्यवहारवादी समाजशास्त्र, संचेतनावादी मनोविज्ञान और आवर्तनशील अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखे। और इसके बाद इसको जन चर्चा में लाने के लिए उन्होंने व्यवहारात्मक जनवाद
और अनुभवात्मक आध्यात्मवाद और समाधानात्मक भौतिकवाद, इस तरीके का उन्होंने एक अनुसंधान किया। और उन्होंने कहा कि ये जो मूल्य हैं, ये मूल्य आचरण में पहचाने जा सकते हैं। जैसे विश्वास है, विश्वास एक मूल्य है, विश्वास की अपनी एक फिलोसॉफिकल डेफिनेशन भी हो सकती है ना, लेकिन विश्वास को हम पहचानेंगे कि हाँ, तो विश्वास हमको संबंध में पहचानने में आता है। विश्वास के बिना कोई संबंध नहीं होता है, और संबंध में ही मूल्यों का पहचान होता है, व्यक्ति में मूल्यों का पहचान नहीं होता। व्यक्ति के अंदर केवल ज्ञान का अनुभव होता है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि एपिस्टेमोलॉजी का एरिया है, जिसमें हम ज्ञान नामक वस्तु को, यानी सत्ता में संप्रक्त जो जड़ चैतन्य प्रकृति रूपी सह अस्तित्व है, उसको हम समाधि या उससे आगे की स्थितियों में, या हम जीते हुए आचरण में उसका अनुभव करते हैं। जैसे न्याय का अनुभव कहाँ होगा? न्याय में जीते हुए होगा। विश्वास का अनुभव कहाँ होगा? विश्वास में जीते होगा। प्रेम का अनुभव कहाँ होगा? संबंधों में प्रेम पूर्वक जीते हुए प्रेम का अनुभव होगा। यदि संबंध नहीं है तो प्रेम का अनुभव नहीं होगा, वो केवल ज्ञान के अनुभव के रूप में रहेगा। ज्ञान ही विवेक के रूप में मानव संबंध में परिलक्षित होता है, आचरित होता है ना। वो मानव के आचरण में दिखता है ना। यदि किसी आदमी के अंदर समझदारी है तो समझदारी कहाँ दिखेगी? तो समझदारी आचरण में दिखेगी। आचरण कहाँ होता है? प्रश्न होगा कि आचरण कहाँ होगा? तो व्यक्ति में कोई आचरण नहीं होता, आचरण होता है परस्परता में। तो परस्परता के लिए सबसे अच्छी इकाई क्या है? तो परिवार है। परिवार एक नैसर्गिक रूप से एक गठित, जिसको अपन कहें संगठित संरचना है ना। सामाजिकता की मूल इकाई जो है वो परिवार है, जिसको हम लोग समाज कहते हैं। वो मूलतः है परिवार के रूप में समाज होता है। परिवार के रूप में समाज को हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि समाज अपने आप में कोई इकाई नहीं है। और यदि कोई इकाई है जिसको हम समाज कह रहे हैं, तब वो अखंड समाज होगा। यानी जिसको हम कहें कि मानव एक इकाई है, जैसे जीव संसार एक इकाई है, वनस्पति संसार एक इकाई है, जैसे पदार्थ संसार जो है ना एक इकाई है, उस तरीके से मानव एक इकाई के रूप में, जब अखंड समाज के रूप में, यानी सर्व मानव को हम मानव रूपी इकाई के रूप में मानवीय आचरण का अध्ययन करते हैं, तब मानव एक इकाई के रूप में परिभाषित होता है। लेकिन इससे सूक्ष्म रूप में यदि हम देखते हैं तो परिवार जो है वो अखंडता के रूप में, जब परिवार में संबंध में निरंतर न्याय और विश्वास की निरंतरता बनी रहती है, तब हम ये कह सकते हैं कि परिवार एक इकाई है, परिवार एक संगठित इकाई है। और उस संगठित इकाई में ही आचरण होता है, क्योंकि परिवार में जो संबंध होते हैं उनमें परस्पर विश्वास होता है, परस्पर सम्मान होता है, परस्पर कृतज्ञता होती है, क्योंकि जो नए बच्चे संतान होती हैं वो अपने बुजुर्गों के प्रति कृतज्ञ होते हैं। इस तरीके से कृतज्ञता का पहचान वही होता है। गौरव भी होता है, हमारे परिवार में कुछ परिवार के सदस्यों ने समाज में कुछ किया होता है तो बच्चों में उसके प्रति गौरव का भाव होता है। प्रेम भी होता है, ममता भी होती है, जैसे माँ और बच्चों के बीच में ममता होती है। पिता और माता पिता पुत्र पुत्री के बीच में जो संबंध में जो मूल्य होता है उसको हम लोग ममता और वात्सल्य कहते हैं। वात्सल्य का मतलब होता है संरक्षण का भाव, और ममता का मतलब होता है कि जिसको केयरिंग कहते हैं ना। ममता उदारता के रूप में स्पष्ट होती है, और जो वात्सल्य होता है वो सहजता के रूप में स्पष्ट होता है ना। यदि माँ में ममता है तो माँ जो है उदार होती है, यदि पिता में वात्सल्य का भाव है तो पिता अपने संतान के प्रति सहज होता है। तो इस तरीके से मूल्यों को पहचानने की जो जगह है वो परिवार है। परिवार में ही हम मूल्यों को पहचान सकते हैं। यदि परिवार नहीं है तो जीवन समझ में नहीं आता, जीवन का पर्पस क्या होता है हमको ये भी स्पष्ट नहीं होता। तो मूल्यों का अनुभूति, मूल्यों का पहचान, मूल्य निर्वाह की निरंतरता, ये सबके लिए जो जगह है वो संबंध है। और इसीलिए परिवार से समाज बनता है। और इसीलिए यदि हम मानव जीवन को समझने की कोशिश करते हैं तो 5 स्थितियों में स्पष्ट होता है। पहली स्थिति है जिसको हम लोग व्यक्ति कह रहे हैं, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का जो लक्ष्य होता है वो समाधान होता है। समाधान का मतलब होता है कि जो भी क्या क्यों कैसे के प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर लेना, उसको समाधान कहते हैं।
जब हम परिवार में आते हैं तो परिवार में समाधान के साथ समृद्धि लक्ष्य होता है। समाज में जब आते हैं तो समाधान, समृद्धि, अभय लक्ष्य होता है। और जब हम पूरे विश्व में सर्व मानव की बात करते हैं तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व लक्ष्य होता है। समाधान होने से मानव सुखी होता है, समाधान समृद्धि होने से मानव में सुख शांति होती है, समाधान समृद्धि अभय होने से मानव में सुख शांति संतोष होता है। और यदि मानव समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व की निरंतरता में जी पाता है तब उसमें सुख शांति संतोष आनंद की निरंतरता होती है। इस तरीके से जो जीवन का लक्ष्य है, जिसको हम लोग सुख शांति संतोष आनंद कहते हैं, जो कि जीवन मूल्य भी है, उसका अनुभव होता है। और जो मानव का मूल्य है, जिसको हम लोग मानव लक्ष्य भी कह रहे हैं, वो स्पष्ट होता है, जिसको समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व कहते हैं। इसको यदि मानव परंपरा में देखने जाते हैं तो मानव मूल्य के रूप में ये पहचानने में आता है। और मानव मूल्य धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा के रूप में पहचानने में आती है। धीरता का मतलब होता है न्याय में निष्ठा, वीरता का मतलब होता है न्याय प्रदायी क्षमता, उदारता का मतलब होता है प्रतिफल की अपेक्षा विहीन जो है किसी का मदद करना, सहयोग करना, उसको उदारता कहते हैं। प्रतिफल की अपेक्षा के साथ करते हैं, वो उदारता नहीं। और दया का मतलब होता है किसी व्यक्ति के पास पात्रता है, वस्तु नहीं है, उसको वस्तु उपलब्ध कराना दया होती है। वीर कृपा का मतलब होता है किसी के पास जो है वस्तु नहीं है, पात्रता नहीं है, वस्तु है, उस व्यक्ति को पात्र बनाना, इसको कहते हैं कृपा। और जब वस्तु और पात्रता दोनों नहीं है तब ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है पात्रता, योग्यता और वस्तु उपलब्ध कराना, तीनों जब दोनों को यानी दया और कृपा को संयुक्त रूप से किसी को उपलब्ध कराने का काम कोई अति मानव या देव मानव या दिव्य मानव करता है तब उसको करुणा कहते हैं। करुणा ही जो है प्रेम के रूप में जो है अभिव्यक्त होता है। तो इस तरीके से मूल्यों का पहचान जो है वो संबंध में ही होता है। संबंध में यदि हम संबंध के विस्तार को देखते हैं तो संबंध का विस्तार ही मानव समाज है, जिसको कहते हैं। इसीलिए मानव समाज जो है संबंधों की अभिव्यक्ति है। तो इस तरीके से संबंध की निरंतरता में मूल्यों का पहचान होता है। मूल्यों की जो व्याख्या है वो दर्शन के आधार पर होती है, और जो दर्शन है वो अस्तित्व की व्याख्याओं के रूप में होता है। अस्तित्व की व्याख्याओं के लिए दृश्य, दृष्टि और दर्शक, दृश्य, दृष्टि, दर्शक तीनों का होना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना जो है दर्शन की क्रिया नहीं होती। तो दृश्य के रूप में अस्तित्व से अस्तित्व के रूप में रहता है, जिसको दृष्टि के रूप में मानव में जो मूल रूप से जो दृष्टियां हैं वो न्याय धर्म सत्य की है, जहां से मूल्य सिस्टम की जो है व्याख्या होती है। तो इस तरीके से न्याय धर्म सत्य की दृष्टियों से हम मूल्यों के सिस्टम को परिवार में पहचानते हैं, फिर परिवारों की परस्परता में पहचानते हैं, जिसको हम समाज कह रहे हैं। तो मानव को मैंने कहा कि मानव 5 स्थिति में है, व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र के रूप में। और इसीलिए हमारी एक फैमिली लाइफ है, एक सोशल लाइफ है, एक नेशनल लाइफ है और एक इंटरनेशनल लाइफ है, और इसके साथ एक इंडिविजुअल लाइफ भी। इंडिविजुअल लाइफ में हम केवल समझदार हो सकते हैं, लेकिन जिसको जीना कहते हैं, जीना संबंध में ही होता है। और जब जीने का प्रश्न आता है तभी मूल्यों की बात आती है, क्योंकि मूल्यों के बिना जीवन प्रकाशित नहीं है। जो मूल्यहीनता में हम अंधकार में रहते हैं, मूल्यहीनता जो है मानव को अज्ञान, अंधकार और भ्रम में ढकेल देती है ना। अज्ञान, अंधकार और जो भ्रम है वही सभी प्रकार की मानव की समस्याओं का कारण है। और भ्रम, अज्ञान और जिसको कहें कि अंधकार के कारण से ही मानव जीवन में सारे क्लेश आते हैं। और जो क्लेश आता है तो क्लेशित आदमी फिर क्लेश को फैलाने का काम करता है, जिससे मानव जीवन में हिंसा प्रति हिंसा का जन्म होता है। तो इस प्रकार से हम लोग मानव मूल्यों को समझ सकते हैं। मुझे लगता है कितनी देर मुझे बोलना है, लगभग 22 मिनट मेरा वक्तव्य हो गया है। जी सर, तो अब यदि आप कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूड कर दूं, मतलब 2-3 मिनट के अंदर इसको पूरा करता हूं, है ना। तो एक बात मैंने ये बताई कि यदि हम मानव को समझने की कोशिश करते हैं तो मानव के जीने के
5 स्तर हैं, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र। अब ये जो मानव 5 स्तर में जीता है, इसमें जो जीने के आयाम है वो 4 हैं। पहला आयाम है जिसको हम लोग आध्यात्मिक क्षेत्र कहते हैं या अनुभव का क्षेत्र कहते हैं। अनुभव के क्षेत्र में हमको जो चीजें स्पष्ट होती हैं वो नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य के रूप में वास्तविकताएं स्पष्ट होती हैं। जो अनुभव का क्षेत्र जिसको आध्यात्मिक क्षेत्र कह रहे हैं, इसी आध्यात्मिक क्षेत्र की जो व्याख्याएं हैं वो हमको बहुत सारी फिलोसफीज में देखने को मिलती हैं, चाहे वो फिलोसफी ट्रेडिशनल फिलोसफीज हो या फिर वो फिलोसफीज जो है कॉन्टिनेंटल फिलोसफी हो या एनालिटिकल फिलोसफीज हो, वो नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य की व्याख्याएं करती है। दूसरा जो मानव का क्षेत्र है जिसको बौद्धिक क्षेत्र कहते हैं, जहां पर विचार का क्षेत्र है। विचार के क्षेत्र में जो अनुभव का जो क्षेत्र में जो वास्तविकताएं होती है उनका विश्लेषण होता है, उनकी विवेचना होती है, उनकी व्याख्याएं होती हैं, उसके आधार पे दर्शन निकलते हैं, उन्हीं के आधार पे विचारधाराएं निकलती हैं जिनको आइडियोलॉजीज कहते हैं, है ना। और ये सब जो है बौद्धिक क्षेत्र के रूप में मानव परंपरा में हमको देखने को आता है। ये जो दोनों क्षेत्र हैं जिनको हम लोग आध्यात्मिक और बौद्धिक क्षेत्र कह रहे हैं, यही व्यक्ति का क्षेत्र है। व्यक्ति केवल इतने में ही जी सकता है। लेकिन जो आगे के 2 आयाम हैं जिनको हम लोग व्यवहार का क्षेत्र या व्यवहारिक या सामाजिक क्षेत्र कहते हैं, और तीसरा जो क्षेत्र है जो व्यवसाय का क्षेत्र है जिसको हम लोग व्यवसाय और व्यवस्था का क्षेत्र कहते हैं, जो प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। प्रकृति में हम लोग उत्पादन करते हैं, उत्पादन के माध्यम से शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए अर्थोपार्जन करते हैं। अर्थोपार्जन यदि हमारा आवश्यकता से अधिक होता है तो हमको समृद्धि मूल्य का अनुभव होता है। और व्यवहार में हम संबंधों में जीते हैं, एक संबंध से लेके अनंत संबंध तक मानव आपस में जुड़ा हुआ रहता है। इस तरीके से संबंध में मूल्यों में जीना होता है। मूल्यांकन उभय तृप्ति पूर्वक यदि हम जी पाते हैं, इसको न्याय में जीना कहते हैं। न्याय ही परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में पहचाना जाता है। इसी को न्याय में जीने को ही मूल्यों से प्रकाशित जीवन के रूप में व्याख्या कर सकते हैं। आप सब लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। खास विशेष रूप से विदुषी जो डीन अधिष्ठाता हैं उनका और देवेंद्र मुजाल्दा जी का, और साथ साथ उनको जो अवसर प्रदान किया आपके माधव विश्वविद्यालय के जो प्रेसिडेंट हैं संजीव कालिया जी ने, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे विषय को एक वेबिनार के माध्यम से उठाया है। और मुझे लगता है कि जो और भी जो वक्ता हैं, जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से डॉक्टर राजकुमार जी हैं, उनको भी मैं सुनूंगा और मुझे लगता है कि ये वेबिनार से कुछ अच्छे निष्कर्ष सामने आएंगे। बहुत